हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की साइंस। ठीक है, तो हमारा क्या है, पार्ट 13 पढ़ना था। हमारा पार्ट 12 पूरा कंप्लीट हो चुका था। तो पार्ट 13 में देखेंगे क्या है, भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग। तो भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग, भोजन स्वास्थ्य यानी भोजन पढ़ेंगे, भोजन के बारे में, और रोग से बचने के लिए स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक है, स्वास्थ्य पढ़ेंगे और रोग भी पढ़ेंगे। तो इसमें हम कौन कौन सी हेडिंग पढ़ेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। पहले हेडिंग क्या दी गई है, भोजन की आवश्यकता, भोजन के परीक्षण की आवश्यकता, भोजन का खराब होना, रोडेंट, कीट पतंगों, बैक्टीरिया से बचाव, परिरक्षण की विधियाँ, दूषित भोजन से होने वाले रोग, संचारी असंचारी रोग, संक्रामक रोग एवं महामारी। तो ये हेडिंग हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो क्या नहीं, पिछली कक्षा में हम भोजन एवं उसके घटकों के विषय में विस्तार से पढ़ चुके हैं। हाँ, हमने 6 में पढ़ा होगा कि जो भोजन है और उससे विस्तृत रूप में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हमें 13.1 हेडिंग दी गई है। क्या दी गई है, भोजन की आवश्यकता। तो भोजन की आवश्यकता देखेंगे। हम जानते हैं कि विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य शारीरिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो भोजन से प्राप्त होती है। क्या करें, जो किससे प्राप्त होती है, भोजन से प्राप्त होती है। स्वाद अनुसार नहीं बल्कि सुपाच्य पोषक तत्वों से युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। अक्सर हमारे माता पिता हमें ताज़ा भोजन करने के को कहते हैं, क्योंकि उसमें पोषक तत्वों की गुणवत्ता बरकरार होती है। अब जरा सोचकर आप बताइए कि गर्मियों में सुबह पकाई हुई सब्जी रात में खराब क्यों हो जाती है। आइए जाने, क्या कह रहे हैं, आइए जाने। गर्मियों में कह रहे हैं, गर्मियों में तापमान अधिक होने के कारण वातावरण में उपस्थित हानिकारक जीवाणु अत्यधिक तेजी से पनपने लगते हैं, जिससे ये न केवल भोज्य पदार्थों की पौष्टिकता को कम करते हैं, अपितु उन्हें विषाक्त बना देते हैं। विषाक्त मतलब जहरीला भी बना देते हैं। इससे भोजन खाने योग्य नहीं रह जाता है। फलस्वरूप हमें पेट संबंधी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त काफ़ी देर तक कटे रखे हुए फलों का स्वाद, रंग, रूप बदल जाता है, अर्थात खराब हो जाता है। डिब्बाबंद भोज्य पदार्थ भी एक समय के बाद खराब हो जाते हैं। भोज्य पदार्थ को डिब्बे में रखकर खाने योग्य कैसे बनाया जाता है, इसकी आवश्यकता क्या है, आइए जानें। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, आइए जानें। तो 13.2 हेडिंग दी गई है। क्या दी गई है हमें, भोजन के परिक्षरण की आवश्यकता। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि प्रतिदिन ताज़ा भोजन खाना स्वास्थ्यवर्धक होता है। यानी कि आप बासा खाना खाओगे तो आप ज़्यादा बीमार होगे, लेकिन जब आप ताज़ा भोजन खाओगे तो क्या होगे, आप बीमारी से बचेंगे। भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक ताज़ा और सुरक्षित रखने की आजकल अनेक विधियाँ प्रचलित हैं। ये विधियाँ परिक्षण कहलाती हैं। परिक्षण विधियों के द्वारा भोज्य पदार्थों को वातावरण में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से बचाया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि पदार्थों को भविष्य में सुरक्षित रखने के लिए किए जाने वाले उपायों को भोज्य पदार्थ का परिरक्षण कहा जाता है। तो ये था हमारा क्या था, भोजन के परिरक्षण की आवश्यकता। अगली हेडिंग हमें क्या दी गई है, भोजन का खराब होना। भोजन का खराब होना, भोजन कैसे खराब होता है। तो भोजन का खराब होना मुख्यतः भोजन के रंग, रूप, आकार व स्वाद
में अंतर आने से यदि वह खाने योग्य नहीं रह जाता तो क्या कह रहे हैं, वह भोजन खराब व दूषित कहलाता है। ऐसा भोजन शरीर में विभिन्न रोगों तथा कभी कभी मृत्यु का कारण भी बन जाता है। यानी कि आप खराब भोजन लोगे, अगर वो इन्फेक्शन कर गया या कोई भी तरीके का आपको नुकसान पहुंचा दिया तो आपकी उससे मृत्यु भी हो सकती है। भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले मुख्य कारक क्या हैं, तो देखेंगे भोज्य पदार्थों को जो खराब करते हैं उसके कारण क्या हैं। भोज्य पदार्थ मुख्यतः जीवाणु, ईस्ट, फफूंद यदि सूक्ष्म जीवों के कारण संक्रमित होते हैं। कीटों से भी भोज्य पदार्थ संक्रमित हो सकते हैं। यानी कि कह रहे हैं कि जो जीवाणु हैं, छोटे छोटे कीटाणु हैं, ईस्ट है, फफूंद है, ये सूक्ष्म जीव हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये संक्रमित यानी नुकसानदायक होते हैं, हमारे भोजन को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। कीटों से भी भोज्य पदार्थ संक्रमित हो सकते हैं या यहाँ कुछ सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया गया है। अब पहली हेडिंग हमें दी गई है कवक। क्या दी गई है, कवक। देखेंगे कवक क्या होता है। कवक क्या होता है, बहुत दिनों तक रखी हुई क्या कह रहे हैं, पाव रोटी, डबल जो रोटी होती है यानी पाव होता है वो कह रहे हैं, पाव रोटी में सफ़ेद सफ़ेद रुई जैसी संरचना बन जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है? दरअसल ये कवक है। कवक को सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहता है, फफूंद कहा जाता है। जो हल्की हल्की फफूंदी सी हम बोलते हैं कि फफूंद लग गई है, उसी को हम कवक बोलते हैं। ये नम स्थान पर रखी रोटी, डबल रोटी, अचार, फल, सब्जी, चमड़ा या आदि पर सफ़ेद जालों जैसे रचना बना लेते हैं। यानी कि ये ऐसे लग जाती है, अगर वहाँ पे हल्की सी नमी है या सर्दी बैठ रही तो वो उन जगह पे फफूंदी लग जाती है। कुछ कवक जैसे राइजोपस, ठीक है, राइजोपस, म्यूकर, एस्परजिलस आदि खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग क्या दी है, दूसरी हमें जीवाणु। क्या दी गई है, जीवाणु। देखेंगे जीवाणु क्या होता है। जीवाणु क्या होता है, जीवाणु सर्वव्यापी है, ये हर जगह पाए जाते हैं। हानिकारक जीवाणु भोज्य पदार्थों को दूषित कर देते हैं, जिसे ग्रहण करने से निमोनिया, हैजा, पेचिस, पेट दर्द, उल्टी आदि बीमारियां हो जाती हैं। अगली हेडिंग क्या दी गई है, ईस्ट। क्या दी गई है, ईस्ट। ईस्ट क्या होता है ये भी देखिए। ईस्ट मतलब खमीर का होता है। खमीर में एक छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं, यानी कि ये क्या है, छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं ईस्ट में जो पाए जाते हैं। खमीर वायु में पाए जाने वाले एक कोशिक सूक्ष्म जीव होते हैं, जिन्हें वृद्धि के लिए नमी तथा उचित तापमान की आवश्यकता होती है। ईस्ट की क्रिया कार्बोहाइड्रेट्स युक्त पदार्थों पर होती है, जिसे वह अल्कोहल में बदल देते हैं और पदार्थ में खट्टापन आ जाता है। ईस्ट को उपयोग हमारे लिए लाभदायक भी है। कुछ खाद्य पदार्थों में इसकी थोड़ी सी मात्रा डालकर 3 से 4 घंटे रखा जाता है और फिर खाद्य सामग्री तैयार की जाती है। जैसे डबल रोटी बनाने में डबल रोटी स्पंजी हो जाती है। इसी प्रकार जलेबी बनाने में भी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है ईस्ट का प्रयोग? क्योंकि जलेबी का जो पेस्ट होता है उसको क्या करना पड़ता है, सड़ाना पड़ता है। अगली हेडिंग हमें दी है रोडेंट। क्या दी है, रोडेंट, कीट पतंगे। रोडेंट कीट पतंगे क्या होती हैं देखेंगे। लंबे समय तक बंद बर्तनों में, ठीक है, लंबे समय तक बंद बर्तनों में रखे विभिन्न अनाज जैसे गेहूँ, चना, मटर का अवलोकन करें। क्या देखते हैं,
अनाज में कुछ जंतु जैसे घुन उसे खाकर नष्ट कर देते हैं। अनाजों को खुला छोड़ देने पर चूहे रोडेंट खा जाते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की सब्जियों भी कीटों द्वारा खाकर नष्ट करती हैं। कीट, बैगन छेदक कीट आदि। ठीक है, गोभी कीट, बैगन छेदक कीट, ये सब क्या है, इनमें भी क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे कीटाणु पड़ जाते हैं। अगली हेडिंग हमें क्या दी है, भोजन के परिरक्षण की विधियाँ क्या हैं। परिरक्षण की कई विधियाँ हैं जिनसे विविध प्रकार के भोज्य पदार्थ परिरक्षित किए जाते हैं, जो निम्नवत हैं। यह साधारण एवं सर्वाधिक उपयोग, अब हमें क्या दिया है, सुखाना। पहली हेडिंग क्या दी है, सुखाना, निर्जलीकरण। यह साधारण एवं सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली विधि है। धूप में भोज्य पदार्थों की सुखाना एक पुरानी तथा बहुत प्रचलित विधि है। इस विधि में सूर्य किरणों से प्राप्त ऊष्मा द्वारा भोज्य पदार्थों को सुखाया जाता है जिससे इनमें उपस्थित जल की मात्रा, क्या कह रहे हैं, जल की मात्रा बाष्पीकृत हो जाती है और सूक्ष्म जीवों के वृद्धि के अवसर कम हो जाते हैं। धूप में अनाज, दाल, पापड़, बड़ी, आलू चिप्स, सिवैयाँ, आंवला, गोभी, मेथी, चना, आम आदि सुखाना निर्जलीकरण है। आजकल कृत्रिम विधियों द्वारा भी निर्जलीकरण किया जाता है। सब्जियों में मटर, गोभी को भी सुखाकर डिब्बों, क्या कह रहे हैं, डिब्बों, थैलियों आदि में बंद करके रखा जाता है, जिन्हें गर्मियों में उपयोग करते हैं। कुछ और भी जाने, यहाँ पे हमें क्या दिया, कुछ और भी जाने, देखेंगे क्या है। दूध का पाउडर बनाने के लिए दूध को निर्जलीकरण विधि से भी सुखाते हैं। लोहे के बड़े बड़े बेलनाकार अत्यंत गर्म बर्तनों में दूध की पतली धार भेजी जाती है। ताप के कारण दूध में उपस्थित पानी बाष्पीकृत हो जाता है। दूध सूखकर पाउडर चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगली हेडिंग हमारी क्या दी है, उबालना। क्या दी है, उबालना। क्या होता है उबालना? उबालने की प्रक्रिया में अधिक तापमान के कारण कुछ हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, इसलिए घरों में दूध के उपयोग के पूर्व उबाला जाता है। पीने के पानी को भी जीवाणु रहित करने के लिए ही उबाला जाता है। अगली हेडिंग तीसरी क्या दी है, ठंडा करना। ठंडा करना यानी कि पानी को ठंडा करना। इसके विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा भोजन का परिरक्षण आधुनिक विकसित उपकरणों द्वारा किया जाता है। अब क्या है, पहले दी है हिमीभूत करना, यानी कि हिमीभूत मतलब फ्रिज बोलते हैं ना, वो हिम्मत हो गया, हिम्मीत हो गया, यानी जम गया, तो हिमीभूत करना मतलब होता है फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग जीवाणु से बचने के लिए भोज्य पदार्थ 18 डिग्री सेल्सियस या इससे नीचे का ताप पर रखकर सुरक्षित रखे जाते हैं। पानी में रखकर भोज्य पदार्थों का रखे जाते हैं। फिर दूसरा कह रहे हैं प्रशीतन। प्रशीतन क्या होता है, जीवाणुओं से बचाने के लिए कह रहे हैं भोजन को ठंडे स्थान पर रखकर घरों में हरी सब्जियों, फलों को गीले कपड़े में ढककर तथा बनी हुई सब्जियों को ठंडे पानी में रखकर भोज्य पदार्थों का परिरक्षण किया जाता है। आजकल घरों में भोज्य सामग्री को संचित करने के लिए रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज का उपयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में भोजन को
60 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर रखा जाता है। कम तापक्रम सूक्ष्म जीवों, फफूंद, जीवाणु की वृद्धि रोक देता है, जिससे भोज्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्व खराब नहीं होते हैं। इस प्रकार रेफ्रिजरेटर में भोज्य पदार्थों के पोषक तत्वों को कुछ समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अगली हेडिंग क्या दी है हमेशा कि हिमीकरण से सुखाना, ठीक है। तो कस्टर्ड पाउडर, सूप तथा कॉफ़ी इस विधि के संचरित किए जाते हैं। रासायनिक फोर्थ हेडिंग हमें दी गई है रासायनिक एवं अन्य पदार्थों का उपयोग, यानी कि फोर्थ में दी गई कि कैसे हम भोजन को बचाने के लिए रासायनिक पदार्थों का और भी अन्य पदार्थों का उपयोग करते हैं। कुछ रासायनिक पदार्थ भी सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न होने से रोकते हैं, जैसे सोडियम मोटा बाइसल्फेट, पोटेशियम मोटा बाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, सिरका आदि ऐसे ही रासायनिक पदार्थ हैं। इसके अतिरिक्त नमक, शक्कर, खाद, तेल आदि का उपयोग भी भोज्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है, जैसे अचार, मुरब्बा, जैम, जेली, टमाटर, सॉस आदि। नमक व शक्कर का उपयोग सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं से जल का निष्कासन कर देता है, जिससे सूक्ष्म जीव की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। सूक्ष्म जीव की वृद्धि रुक जाती है। कच्चे आम, आंवला, क्या कह रहे हैं, कच्चे आम, आंवला, नींबू, गाजर आदि के अचार बनाने के लिए नमक, सिरके और तेल उपयोग किया जाता है। ये तीनों भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं। अब डिब्बा बंद यानी कि कैनिंग क्या होता है देखेंगे। अनेक ठोस पदार्थ जैसे मटर, अनानास आदि प्राकृतिक रूप में इस विधि से वायुरुद्ध डिब्बों में बंद कर संरक्षित किए जाते हैं, ठीक है। पाश्चरीकरण क्या होता है ये भी देखेंगे। पाश्चरीकरण इस विधि में दूध को पहले आधा घंटा 63 डिग्री सेल्सियस या फिर 15 सेकेंड के लिए 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। उसके तुरंत 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके जीवाणु रहित पैकेट में बंद कर ठंडे स्थान में भंडारा कर देते हैं। अगली हेडिंग क्या दी गई है हमें, भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के उपाय देखेंगे। भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के उपाय, भोज्य पदार्थों को आवश्यकता से अधिक ना पकाएं, यानी कि कह रहे हैं उसको ज़्यादा ना पकाएं, जितनी आवश्यकता है उतना ही उन्हें पकाएं, ठीक है। भोजन से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा पकाने से क्या होता है उसके सभी जो पोषण तत्व होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जैसे दाल को देर तक पकाने से प्रोटीन नष्ट होने लगती है। गेहूं के आटे की चोकर ना निकालें, क्योंकि चोकर में विटामिन पाए जाते हैं। मैदा गेहूं का छिलका अलग करके बनाते हैं, इसके लिए मैदे से बनी वस्तुएं नुकसानदायक होती हैं। विटामिन ए और सी ज़्यादा ताप पर नष्ट हो जाते हैं, अतः विटामिन ए और सी वाले पदार्थों जैसे नींबू, टमाटर, गाजर, आंवला, हरी मिर्च, पपीता आदि कच्चे खाना चाहिए। उबालने के लिए आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग वही नहीं करना चाहिए। भोज्य पदार्थों क्या कह रहे हैं, भोज्य पदार्थों को
ढककर पकाना चाहिए। इससे ईंधन की बचत के साथ साथ पोषक तत्व भी सुरक्षित रहेंगे। भाप द्वारा भोजन पकाना पोषक तत्वों को सुरक्षित पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने में सहायक है। प्रेशर कुकर का उपयोग पोषक तत्वों को बचाने के साथ साथ ऊर्जा की भी बचत है। भोज्य सामग्री को साफ सूखे बंद बर्तन में रखना चाहिए। विटामिन और खनिज सब्जियों के छिलके में भी होता है, अतः अति आवश्यक होने पर ही महीन छिलका उतारकर पकाना चाहिए। सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए। सब्जियों को काटकर धोने से पोषक तत्व पानी में बह जाते हैं। सब्जी लोहे की कढ़ाई में पकाना चाहिए। इससे लोह तत्व सब्जी में मिल जाता है जो हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है। अब यहाँ पे हमें दिया है कुछ और भी जाने क्या है देखेंगे। बाजार में मिलने वाले तैयार खाद्य पदार्थ जैसे नूडल्स, पिज्ज़ा, फास्ट फूड आदि संचित रखने के लिए मिलाए गए रासायनिक पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, अतः हमें रासायनिक पदार्थों से संचित खाद्य पदार्थ का उपयोग कम से कम करना चाहिए। तो ये कुछ और भी जाने, ये मतलब ज़रूरी सूचना है कि जो बाहर के चीज़ें होती हैं उनको हमें कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। अगली हेडिंग हमें क्या दी गई है 13.5 में कह रहे हैं कि खराब भोजन एवं दूषित जल से होने वाले रोग। तो खराब भोजन और दूषित जल से होने वाले रोग बहुत सारे हैं। जब आप खराब भोजन को लोगे या दूषित जल को पियोगे तो आपके अंदर भी बहुत सारी बीमारियां फैलेंगी। तो भोजन जीवाणुओं अथवा कवकों के द्वारा खराब हो जाता है। खराब होने की स्थिति में भोजन विषैला, दूषित तथा हानिकारक हो जाता है। दूषित भोजन ग्रहण करने से पाचन क्रिया ठीक से नहीं हो पाती और इससे विभिन्न प्रकार के रोग भी उत्पन्न होने की संभावना होती है। जीवाणु हमारे भोजन के साथ शरीर में प्रविष्ट होकर तरह तरह के रोग उत्पन्न कर देता है। ऐसा भोजन खाने से कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है। इन जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग मुख्यतः हैजा, क्षय रोग, टीबी, निमोनिया, टाइफाइड, डिप्थीरिया, रोहिणी रोग, आंत्रशोथ, सुजाक, पीलिया, प्लेग, कुकर, खांसी, कोढ़ तथा टिटनेस आदि ये सब बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। कवक हमारे कवक हमारे भोजन को मुख्यतः मुरब्बे, अचार, रोटी, फल तथा अनाज आदि को खराब नष्ट कर देते हैं। राइजोपस, म्यूकर, एस्परजिलस आदि कवक हमारे भोजन को खराब करते हैं और शरीर में प्रविष्ट होकर कई रोग उत्पन्न करते हैं। कवक द्वारा उत्पन्न रोग मुख्यतः दाद है। सिर में होने वाले दाद से व्यक्ति गंजा हो जाता है। खराब भोजन के अलावा दूषित जल का प्रयोग भी भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। दूषित जल में भी अनेक विषाणु तथा जीवाणु होते हैं जो शरीर में प्रविष्ट होकर रोग पैदा करते हैं। हैजा तथा टाइफाइड, पीलिया दूषित जल से होने वाले प्रमुख रोग हैं। ऐसे बहुत सारे रोग हैं कवक के द्वारा फफूंद होती है। फिर वही जो खराब भोजन होता है अगर हम उसको खाएंगे तो हमारे शरीर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो वही कह रहे हैं कि खराब और दूषित जल पीने से बहुत सारे हमारे शरीर में रोग फैल जाते हैं।